हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल द स्टूडियस। मैं अंकित आपका स्वागत करता हूं। आई होप आपने कल का मेरा मोटिवेशनल जो सेशन हुआ था उसकी वीडियो ज़रूर देखी होगी। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब किया नहीं है, जो अभी नए आए हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो चैनल सब्सक्राइब कर चुके हैं जल्दी से चैनल को शेयर करिए, लाइक बटन ज़ोर से दबा दीजिए और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलिए, जिससे कि जैसे ही वीडियो अपलोड हो तो तुरंत आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाए। क्लास 11th, वेरी हैप्पी दैट यू आर स्टडिंग। बहुत अच्छा लगता है कि आप पढ़ रहे हैं। अपनी पढ़ाई को जारी रखिए, बिकॉज आपको मैंने हमेशा कहा है योर लाइफ इज़ ऑलवेज सक्सेसफुल ओनली व्हेन यू वर्क हार्ड ऑन योर स्टडीज़। अभी कुछ साल हैं जिस पे आप मेहनत कर लीजिए, फिर लाइफ लॉन्ग आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। एक बार अपने पेड़ को बस अच्छे से आप देखभाल कर लीजिए, जब वो पेड़ बड़ा हो जाएगा तो फिर जीवन भर आपको फल देगा। तो मेहनत भी कुछ इसी तरह की है कि एक बार कर लीजिए और लाइफ लॉन्ग आपको बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करवाएगी। आज का टॉपिक बेसिकली विल बी डिस्कसिंग अबाउट बैंकिंग रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। आज हम लोग बात करेंगे बैंकिंग रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एक क्वेश्चन क्लास 11th आपका इसमें से ज़रूर आता है। तो आज हम लोग इसके बारे में बात करेंगे और आपको बताएंगे कि बैंकिंग रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट होता क्या है। आज पूरी इसकी थ्योरी डिस्कस करेंगे, जिसमें फॉर्मेट बताएंगे, प्लस आपको ये बताएंगे कि कौन सी चीज़ ऐड होती है, कौन सी सब्सट्रैक्ट होती है। और कल का सेशन जब होगा तो हम लोग उसमें एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन बैंक पासबुक का और कैश बुक दोनों का करके आपको दिखाएंगे। आज बेसिकली कॉन्सेप्चुअल चैप्टर का आपका बेस बनाया जाएगा। कॉन्सेप्ट के बारे में पूरे का पूरा डिटेल बताई जाएगी। एक इन डेप्थ एनालिसिस ऑफ द चैप्टर वुड बी देयर। और कल हम लोग इसका प्रैक्टिकल करेंगे। ये मत सोचिएगा कि प्रैक्टिकल ही इम्पॉर्टेंट है। सिंपल सी मैं हमेशा आपसे कहता हूँ, सबसे पहले अगर बिल्डिंग खड़ी करनी है ना तो बेस बनाना पड़ेगा। तो ये बेस बहुत इंपॉर्टेंट है और एक बार अगर समझ में आ गया ना तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन कुछ नहीं है, बहुत ईजी है, एकदम आसानी से आप कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। बैंकिंग रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट होता क्या है? बैंकिंग रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बेटा, जैसे कि नाम से ही बता रहा है कि यहाँ पर रिकंसाइल करना है। रिकंसाइल मतलब क्या होता है? जब दो चीज़ों के बीच में डिफरेंस हो, दो चीज़ के बीच में जब कभी डिफरेंस है, दो अकाउंट्स के बीच में डिफरेंस है और वो अकाउंट्स कहाँ के हैं? हमारे ही ऑर्गेनाइजेशन के हैं। और उनके बीच में जब कभी क्या है, मैच नहीं हो रहा। जैसे मान लीजिए आप कैश बुक बनाते हैं, कैश बुक आपका कौन है? इंटरनल अकाउंटेंट्स वगैरह बनाते हैं। और जब आप इसमें अपनी पासबुक लेकर जाइए, मान लीजिए बैंक से आप पासबुक अपडेट कराते हैं या स्टेटमेंट्स आते हैं आपके पासबुक के, तो कुछ शायद डिफरेंस होंगे। तो वो डिफरेंस क्यों अरेंज हो रहे हैं? कोई ज़रूरी तो है नहीं कि वो डिफरेंस गलती के ही कारण हो। कई बार क्या होता है कि बिना गलती के आपने अपनी तरफ से एंट्री सही की है और बैंक ने भी अपनी तरफ से एंट्री सही की है, लेकिन कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे हो जाते हैं कि जहाँ पर वो बैलेंस आपस में मैच नहीं कर रहा होता। उसी को मैच कराना, उसी को करेक्ट करना ही है बैंकिंग रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। कभी आप बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाने जाएंगे तो दो कंडीशंस का आपको सामना करना पड़ेगा। एक बार आपको क्या करना पड़ेगा, बैलेंस एज पर कैश बुक मैच करके लेकर जाना है और एक बार बैलेंस एज पर पासबुक मैच करके लेकर जाना है। दोनों ही बहुत ही सिमिलर तरीके से बनाए जाते हैं, फॉर्मेट सेम होता है, बट क्या होता है कि इसमें जो चीज़ के एडजस्टमेंट्स होती हैं वो थोड़ी सी डिफरेंट है। वो एक बार आप समझ जाएंगे तो फिर नहीं भूलेंगे और आपको हमेशा याद रहेगी। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सबसे कॉमन चीज़ की कि बैलेंस एज पर कैश बुक क्या होता है। मान लीजिए कि आपका बैलेंस एज पर कैश बुक गिवन है और आपको क्या मैच कराना है, बैलेंस एज पर पासबुक। इसका क्या सिंपल सा मतलब है, आपकी दो बुक्स की हमेशा बात हो रही है। कौन सी दो बुक्स की बात हो रही है? एक कैश बुक और एक पासबुक। जब कभी किसी एक का बैलेंस गिवन होगा और दूसरे का बैलेंस फाइंड आउट करना है, तो याद रखना जिसका भी बैलेंस फाइंड आउट करना है उसे प्राइमरी बुक समझ के काम करना। प्राइमरी बुक मतलब समझते हो? उसी के रिस्पेक्ट में हम सारी एंट्रीज को ट्रीट करेंगे। जैसे कि सिंपल समझो, बैलेंस एज पर कैश बुक हमें गिवन है पहली कंडीशन में और हमें मैच करना है बैलेंस एज पर पासबुक। जब हमें कैश बुक के बारे में सब आपका बैलेंस मालूम है और पासबुक के बैलेंस को लेकर जाना है, वहां तक पहुंचना है,
तो हमें बैंक की पासबुक को अपनी प्राइमरी बुक माननी पड़ेगी कि अगर बैंक ने किया होता तो क्या किया होता और हमें कहाँ गलतियां की हैं और उसे ठीक कर लिया जाए, या कहाँ पे हमसे कोई आप कह सकते हो सिली मिस्टेक्स हो गई हैं, या मैंने आपको बोला सरकमस्टेंशियल एरर हो गए हैं, या कोई चीज़ डायरेक्टली बैंक में हो गई हो जो हमें नहीं मालूम चली है, तो उसे ठीक करना, और उसे जैसे ही हम ठीक कर लेंगे तो हमारा जो बैलेंस एज पर पासबुक है वो मैच हो जाएगी। चलिए पहली कंडीशन जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं उसी को डिटेल में समझ लेते हैं, जहां पर हमें मालूम है कि बैलेंस एज पर कैश बुक क्या है और हमें लेकर जाना है बैलेंस एज पर पासबुक के पास। तो चलिए मैंने आपको बताया कि जब भी कभी आपको ये सिचुएशन गिवन होगी तो आपको क्या मानना है, जिस भी बुक के बैलेंस को निकालना है, यानी कि आपकी यहाँ क्या निकालना है बैलेंस एज पर पासबुक, उसको प्राइमरी बुक मान लो, यानी कि उसको अपनी बेसिक बुक मान लो। अब देखो सबसे पहले आपको क्या गिवन है, मान लीजिए यहाँ पे गिवन है बैलेंस एज पर कैश बुक। बैलेंस एज पर कैश बुक का मतलब क्या है, देखो दो कंडीशन होगी यहां पर, या तो डेबिट बैलेंस होगा या तो क्रेडिट बैलेंस होगा। डेबिट बैलेंस मतलब क्या होगा कि जहां पर आपका जो डिपॉजिट्स हैं वो ज्यादा होंगे और विड्रॉल्स कम होंगे, सिंपल सी चीज है। जहां पर डिपॉजिट ज्यादा होंगे और विड्रॉल कम होंगे, ये बैंक कॉलम का ही केस तो बात कर रहे हैं ना, कैश बुक की जब बात करेंगे कैश इन हैंड की बात नहीं कर रहे हैं, कैश एट बैंक की बात कर रहे हैं, याद रखिएगा हमेशा। तो जब डिपॉजिट ज्यादा है विड्रॉल कम है, यानी कि डेबिट बैलेंस, तो डेबिट बैलेंस हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर मान लीजिए बैलेंस आपका क्रेडिट है, क्रेडिट बैलेंस अगर है यानी कि क्या है, विड्रॉल ज्यादा है और डिपॉजिट कम है, तो वो हमेशा माइनस में होता है, ये ध्यान रखिएगा। क्या याद रखेंगे, डेबिट बैलेंस हमेशा प्लस में होता है, किसका डेबिट बैलेंस, कैश बुक का, और माइनस में क्या होता है हमेशा, आपका क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, पहली चीज। अब दूसरी चीज आपको कह रहा है कि मान लीजिए अगर आपको पासबुक के बराबर लेके चलना है, तो पासबुक में पहली चीज क्या हुई होगी, हो सकता है जो हमारी कैश बुक में हमने कर दी होगी। पहला देखिए कंडीशन क्या दिया हुआ है, इसमें हमें ऐड करना पड़ेगा चेक्स इशूड फॉर पेमेंट बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। इसका क्या मतलब है कि मान लीजिए जैसे ही हमने अपनी प्राइमरी बुक किसे मान ली, पासबुक, मैंने बताया ना पासबुक के रिस्पेक्ट में सारा काम करो। पासबुक में क्या होगा, मान लो जैसे ही हम कोई चेक काटते हैं, मान लीजिए हमको मिस्टर XYZ को 50,000 रुपए का चेक देना था, हमने मिस्टर XYZ को 50,000 का चेक दिया। हम जिस डेट पे चेक काटते हैं हम तुरंत उसमें क्या करते हैं, बाय XYZ, हम उसको डायरेक्टली माइनस कर देते हैं अपने कैश बुक से। बट बैंक क्या करता है, बैंक जब तक वो पैसे बैंक से निकल नहीं जाएंगे, जब तक वो विड्रॉ नहीं हो जाएगा, बैंक अपने पास से लेस नहीं करता वो पैसे। तो कई बार क्या होता है कि जब कभी आपका जो अमाउंट है वो आपने डिडक्ट कर लिया, लेकिन पासबुक में वो अमाउंट डिडक्ट तब तक नहीं होता जब तक वो कलेक्ट नहीं होता। मान लीजिए आपने 1 तारीख को किसी को वो चेक दी, वो हो सकता है अगले महीने की 30 तारीख को निकाल रहा हो, अगले महीने की 28 तारीख को निकाल रहा हो, 29 तारीख को निकाल रहा हो। तो इससे क्या होगा कि वो डिफरेंस इसीलिए पासबुक का आपको दिखाई देता है। तो उसको ठीक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ऐड कर देना है। क्या ऐड कर देना है बच्चों, आपको चेक विच आर इशूड फॉर पेमेंट बट नॉट येट कलेक्टेड जो है उसको ऐड कर देना है अपने कैश बुक में, जिससे कैश बुक का बैलेंस जो है आपका थोड़ा सा बढ़ जाएगा और पासबुक के करीब पहुंचेगा। इसी का जस्ट अपोजिट केस क्या है, जैसे ही हमें चेक मिल जाती है, जैसे ही हमें चेक क्या हुआ कहीं से मिली, तो हम अपने जो आपका कैश बुक का बैंक कॉलम होता है उसमें तुरंत एंटर करते हैं टू मिस्टर सैम, टू मिस्टर श्याम, टू मिस्टर मोहन, टू मिस्टर सोहन, मतलब तुरंत एंट्री कर लेते हैं ना कि पैसे आ गए, हम उसे पैसे कंसिडर कर लेते हैं। तो कई बार जब तक वो पैसे आपने जब कई बार क्या होता है, आपने वो पैसे तो कंसिडर कर लिए, वो पैसे आपके पास आ गए, लेकिन जब वो पैसे आप बैंक में भेजोगे चेक कलेक्ट करने के लिए, तो चेक को कलेक्ट करने में कई बार समय लगता है। तो कई बार जब आपका एंड ऑफ द मंथ, जब आप इस बैलेंस को टैली कर रहे होगे, तो क्या होगा कि एंड ऑफ द मंथ वो चेक्स भेजी गई होंगी और शायद वो उस समय तक क्लियर नहीं हुई, तो आपके पासबुक में उसका बैलेंस जो होगा वो शो नहीं कर रहा होगा। यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी कैश बुक से लेस करना पड़ेगा। क्या लेस करना पड़ेगा, दैट चेक दैट आर सेंट फॉर कलेक्शन बट नॉट येट कलेक्टेड। हमें क्या लेस करना पड़ेगा, चेक सेंड फॉर कलेक्शन बट नॉट येट कलेक्टेड। हमने सेंड तो कर दी कलेक्शन के लिए, लेकिन अभी कलेक्ट नहीं हुई। तो जब कलेक्ट नहीं हुई तो पासबुक जब तक, भाई सिंपल सा चीज समझो, बैंक में अगर पैसे वो वाले नहीं आए तब तक तो बैंक तो बढ़ाएगा नहीं, और हमें क्या करना है, बैंक की पासबुक के बराबर लेके जाना है, तो हमें उस पैसे को घटाना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा।
नेक्स्ट इसके बाद देखो क्या होता है, हमें कुछ चीजें ऐड करनी पड़ती हैं। कई बार क्या होता है कि हमारे बैंक कॉलम में कैश बुक के हमें मालूम नहीं होता कि बैंक हमें कई बार इंटरेस्ट देता है, बैंक हमें कई बार डायरेक्ट कलेक्शंस कर लेता है, कोई डायरेक्टली बैंक में पे कर देता है, हमारे कैश बुक में उसकी इंफॉर्मेशन नहीं होती। तो ऐसी इंफॉर्मेशन जो हमारे कैश बुक में नहीं है और बैंक में डायरेक्टली इंटरेस्ट मिल गया या बैंक में कोई चीज़ डायरेक्टली डिपॉजिट हो गई तो वो डायरेक्टली ऐड हो जाएगी। क्यों? क्योंकि पासबुक का बैलेंस तो बढ़ा होगा, तो हमें पासबुक के बैलेंस के बराबर लेके जाना है, यानी इसको ऐड करना पड़ेगा। सिंपल इसी तरह से जस्ट अपोजिट मान लीजिए, कई बार क्या होता है कि बैंक आपका बैंक चार्जेस काट लेता है, करेक्ट, बैंक अपने बैंक चार्जेस काटता है। सेकंड, बैंक इंटरेस्ट ऑन ओडी ले लेता है। बैंक कई बार डायरेक्ट पेमेंट कर देता है। क्यों? क्योंकि बैंक के पास स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस होते हैं ना कि किसी चीज का हमने सब्सक्रिप्शन ले रखा है, उसका 5,000 रुपए पर मंथ आप दे दिया करिए। किसी बच्चे की फीस है, उसको 5,000 रुपये 10,000 रुपये जो भी है वो हर महीने दे दीजिए। तो जो स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से डायरेक्ट क्लियरिंग हो जाती है बैंक से, कई बार कैश बुक में उसकी एंट्री नहीं होती जो बैंक कॉलम होता है, इसीलिए वो आपको लेस करना पड़ेगा। यानी कि क्या लेस करना पड़ेगा हमें अपने कैश बुक के बैलेंस से? हमारे डायरेक्ट पेमेंट्स जितने भी हो रहे हैं, जैसे सब्सक्रिप्शंस वगैरह के, प्लस बैंक चार्जेस अगर बैंक चार्ज कर रहा है, प्लस इंटरेस्ट ऑन ओडी, ये सब हमें क्या करना पड़ेगा अपने बैंक जो हमारा, ये सब हमें क्या करना पड़ेगा अपने जो कैश बुक के बैलेंस है उसमें से माइनस करना पड़ेगा। देखिए अल्टीमेटली हमें क्या करना है, अपने पासबुक के बराबर लेके जाना है, तो हमेशा हमें अपनी पासबुक को प्राइमरी बुक मान के चलना है। इसके बाद एक और चीज इसमें लेस हो जाती है। मान लीजिए आपने बिल्स सेंड फॉर कलेक्शन है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज जानते हैं ना, जब कभी क्या होता है फ्यूचर में पेमेंट करने के लिए कोई प्रॉमिस किया हुआ है और वो फ्यूचर में पेमेंट करने के लिए तैयार है, लेकिन कई बार वो बिल डिसऑनर हो गया या चेक डिसऑनर हो गया। तो जब वो डिसऑनर हो गया और हमारे अभी बैंक में तो वो पैसे क्या हो गए, नहीं आए, लेकिन हमारी कैश बुक में तो जुड़े हुए हैं ना वो पैसे। तो इसीलिए जब कभी बिल्स ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर होगा या चेक डिसऑनर होंगे तो वो हमारे कैश बुक से लेस हो जाता है। और इतना करने के बाद आपका हमेशा बैलेंस एज पर पासबुक और बैलेंस एज पर जो कैश बुक है वो मैच कर जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं। अब दूसरी कंडीशन क्या होगी हमारे पास? दूसरी कंडीशन ये होगी कि हमें बैलेंस एज पर पासबुक दिया होगा और हमें बैलेंस एज पर कैश बुक तक पहुंचना है, करेक्ट। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमने अभी तक पढ़ा बेटा इसका जस्ट रिवर्स, सिंपल है, बिल्कुल कंफ्यूज होना ही नहीं है। अब क्या है, अब हमारी जो प्राइमरी बुक हो जाएगी वो हमारी कैश बुक हो जाएगी। मतलब हमें ये समझ के चलना है कि कैश बुक में जो हुआ होगा शायद वो हमें पासबुक में करना है, जो हमारी कैश बुक में चीजें हुई है वो हमें करनी है। यानी कि जितनी भी चीजें हम यहाँ पर ऐड कर रहे थे ये पासबुक की केस में क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी, और जो चीज हम यहाँ लेस कर रहे थे वो ये ऐड हो जाएगी। मतलब ये सिंपल से समझ लो, इन केस ऑफ बैलेंस एज पर पासबुक, तो ये सिचुएशन रिवर्स हो जाएगी। क्या हो जाएगी, रिवर्स। ये जो ऐड है वो लेस हो जाएगा, जो लेस है वो ऐड हो जाएगा। मतलब यहां पर क्या होगा, कंडीशंस बदलती चली जाएंगी। तो सिंपल याद रखिएगा, जो ऐड है वो सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, जो सब्सट्रैक्ट है वो ऐड हो जाएगा। तो इस तरह से ये सिचुएशन पैन आउट करेगी और ये चेंज होगा। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। मतलब यहाँ पर बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक याद रखिए कि जब कभी एक आपने समझ लिया तो दूसरा इसका जस्ट रिवर्स होता है। कल हम लोग इसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन बैलेंस एज पर कैश बुक और बैलेंस एज पर पासबुक दोनों कर लेंगे और इस चैप्टर को पूरी तरह से फिनिश करेंगे। अगर आपका कोई डाउट है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप इस कमेंट करके पूछ सकते हैं इसके बारे में, कोई एडजस्टमेंट, कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो। इसके बाद आपका जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो हम लोग सेक्शन करते हैं, मैंने पहले भी स्टार्टिंग में बताया, इसका एक क्वेश्चन पक्का आता है तो ये करना ही करना है। और ये बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों में कि इसमें करना क्या है। आई होप मैंने लॉजिक आपको बहुत ही क्लियर बता दिया है। लॉजिक जल्दी से पकड़ लीजिए और मार्क्स को जकड़ लीजिए। ये क्वेश्चन ज़रूर आएगा एक जिसमें आपको बैलेंस मैच करना पड़ेगा और कंडीशन कोई भी हो सकती है। ज़्यादातर कंडीशन में बैलेंस एज पर कैश बुक ही दिया होता है और पासबुक पहुंचना है, वो हमने करके बता दिया। और दूसरा कंडीशन आपका क्या होता है, जब आपको बैलेंस एज पर पासबुक दिया है
और वहाँ से आपको कैश बुक के बैलेंस की तरफ चलना है। तो मैंने जो भी सिचुएशन आपको कैश बुक वाली बताई थी उसका जस्ट आपको क्या कर देना है, रिवर्स कर देना है, उल्टा कर देना है। तो एक को बहुत अच्छे से समझ के रट लीजिए, याद कर लीजिए जो एडजस्टमेंट्स हैं, और दूसरे एडजस्टमेंट्स क्या है अपने आप उसके रिवर्स हो जाएंगे। और याद करने से भी अच्छा है उसे प्रैक्टिस करिए, 2 4 10 क्वेश्चन करेंगे अपने आप वो समझ में आ जाएगा आपको। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। जल्दी से लाइक बटन को प्रेस कर दीजिए। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब कर लिया है बहुत अच्छे, उसको शेयर करिए, चैनल को पॉपुलर करिए। अभी भी अगर कोई चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन दबाइए जिससे कोई लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिस ना हो। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।